कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 54, है ना। तो क्या कहा है, कौन होता है जो, उसका क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर होने के साथ साथ उसके पास क्या होते हैं? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट उसे दिए जाते हैं कि उसके पास होते हैं? दिए जाते हैं। किसके द्वारा? या तो या एग्रीमेंट करके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर इसमें इंक्लूड किया गया है उस डायरेक्टर को, इसमें इंक्लूड किया गया है उस जिसकी पोजीशन कौन सी वाली है? मैनेजिंग डायरेक्टर वाली है, भले उसका नाम कुछ भी हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल। ठीक है, तो बोले नाम से मतलब नहीं है, वो क्या मान लिया जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर मान लिया जाएगा, अगर वो काम वही कर रहा है जो काम कौन करता है? एमडी करता है तो। ठीक। फिर बोले यार ये सब्सटेंशियल पावर क्या होते हैं? बोले सब्सटेंशियल पावर कहीं डिफाइन नहीं किए हैं, बताया नहीं है कि ये काम किए तो सब्सटेंशियल पावर हो जाएंगे। बट हाँ, ये जरूर बोला है कि जो रूटीन नेचर के काम होते हैं, वो रूटीन नेचर के काम अगर सामने वाला कर रहा है तो उसे सब्सटेंशियल पावर नहीं कहलाएगा। जैसे कोई डायरेक्टर कंपनी की क्या रखता है अपने पास? कॉमन सेल, उसे कंपनी के बिहाफ पर चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करने का अधिकार है। तो केवल ये छोटे मोटे पावर दिए हैं तो वो सब्सटेंशियल पावर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। और अगर वो काय की कैटेगरी में नहीं आएगा तो वो व्यक्ति क्या नहीं माना जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। ये समझ में आया अपने को? फिर काय की डेफिनेशन है? मैनेजर के। फिर अपन ऊपर के पॉइंट्स देखते हैं। तो मैनेजर मतलब कौन होता है? मतलब मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। मैनेजर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं, है ना। तो मैनेजर में क्या बोला है? बोले क्या होता है? इंडिविजुअल, जो कि क्या करता है? subject to superintendent's control and direction of board of director has the management of whole or substantially whole of the undertaking of the company। यहाँ वर्ड क्या यूज लिखा है? has, मतलब उसके पास पावर होते हैं, उसे पावर दिए, बट वो पावर को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करता है, वो उन पावर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन में ही यूज करता है। फिर अगर कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर हो या ना हो, अगर उसके पास क्या है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है उसके पास? अगर वो काम वही कर रहा है जो कि कौन करता है? मैनेजर। अगर वो काम जो कौन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उसे क्या मान लिया जाएगा? मैनेजर मान लिया जाएगा। तीसरा कौन होता है हमारा? तो एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, वो क्या कहलाता है? होल टाइम डायरेक्टर। अब होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने के कारण वो काम क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर अब पॉइंट्स देखा जाए प्रॉपर, तो पहला पॉइंट यही दिया है क्या कि मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का भी क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। बट मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या होते हैं? सब्सटेंशियल पावर ऑफ। अब अगर एक व्यक्ति डायरेक्टर है और उसे क्या दे दिए जाए, तो वो क्या बन जाएगा? मैनेजर। बट अगर वो क्या नहीं रहा, तो वो ऑटोमेटिकली एमडी भी नहीं रहेगा, क्योंकि एमडी होने के लिए क्या जरूरी है? डायरेक्टर होना जरूरी है। फिर एमडी को पावर क्या किए जाते हैं? एंट्रस्ट मतलब सौंपे जाते हैं, है ना। फिर एक पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से वो काम कौन से कर रहा है। तो डेफिनेशन कैसी है? फंक्शनल डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन है? कि वो व्यक्ति जो उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है जो कौन करते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, वो भी सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम करता है। फिर कंपनी में दो या ज्यादा क्या हो सकते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, बट कंपनी में मैनेजर एक ही होता। होल टाइम डायरेक्टर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर कंपनी साइमल्टेनियसली एमडी और मैनेजर नहीं रख सकती। अगर कंपनी में कोई पर्सन क्या है? एमडी, तो कोई भी मैनेजर नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर है तो कोई भी एमडी नहीं बनेगा। हाँ, होल टाइम डायरेक्टर अपना आलू की तरह है, उसकी सब्जी सबके साथ बनेगी। एमडी के साथ होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर के साथ क्या हो सकते हैं? होल टाइम डायरेक्टर। और एक कंपनी में कितने ही होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसी रोटेशनल डायरेक्टर को भी बना सकते हैं और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को। क्या मतलब? रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है? जो कि लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। अगर हमने किसी रोटेशनल डायरेक्टर को 5 साल के लिए क्या बना दिया? एमडी, और मालूम पड़ा अगले साल ही वो रिटायर हो गया, अगले साल ही क्या हो गया? रीअपॉइंट हुआ था, तो एमडी के रूप में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो रीअपॉइंट, तो वो डायरेक्टर नहीं रहा, और अगर वो डायरेक्टर, तो वो एमडी भी नहीं रहेगा। तो जब तक एक व्यक्ति क्या रहेगा? डायरेक्टर रहेगा, तभी तक वो क्या होगा? एमडी होगा। फिर एडिशनल डायरेक्टर को भी क्या बनाया जा सकता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर को अगर आपने एमडी बनाया, तो एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करता है? उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो भी उसकी डेट तक। अब अगर एजीएम में उसका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, तो वो एज एन एमडी कंटिन्यू रहेगा, बट अगर रीअपॉइंटमेंट, तो एमडी की पोस्ट भी गई। ठीक है। फिर मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर। मैनेजमेंट के पास सब्सटेंशियल पावर होते हैं कि दिए जाते हैं? होते हैं। और कंपनी साइमल्टेनियसली एमडी और मैनेजर नहीं रख सकती। हाँ, एक से ज्यादा मैनेजर भी नहीं रख सकती।
मैनेजर के साथ होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। फिर होल टाइम डायरेक्टर के अंदर हमने पढ़ लिया कि एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, वो क्या कहलाता है? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने के कारण उससे सौंपी जाती है क्या? डे टू डे बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड ड्यूटीज। नॉर्मली तो वो किसी डिपार्टमेंट का क्या होता है? हेड होता है, उस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है पूरा वो। फिर सेम टाइम पर दो या ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक पर्सन, क्या बोला है? एक ही कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। फिर वही रोटेशनल वाले को भी बना सकते हैं और नॉन रोटेशनल। रोटेशनल वाले को बनाया है और उसकी पोस्ट अगर क्या हो गई है खाली, तो पोस्ट खाली कर देगा। और नॉन रोटेशनल वाले को बनाया है तो जब तक वो डायरेक्टर चलेगा तब तक वो क्या रहेगा? होल टाइम डायरेक्टर। फिर कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या पढ़ा था हमने? जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली कंपनी का क्या हो? कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी में वो उन कामों को भी करेगा जो कि अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किए जा सकते हैं। सीईओ कौन था? अ पर्सन डेजिग्नेटेड एज सीईओ। सीएफओ कौन था? अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीईओ। वो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है? 203। इससे रिलेटेड है कि किन किन कंपनीज में केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो बोल दिया है, क्या बोला है? हर वो कंपनी जैसा कि क्या किया जाए? प्रिस्क्राइब, उसे इन केएमपी का रखना जरूरी है। पहला कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, या और इन तीनों में से अगर कोई नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। फिर कौन? कंपनी सेक्रेटरी। फिर कौन? सीएफओ। इन सबका होना जरूरी। कौन सी कंपनी में? तो बोल दिया हर लिस्टेड कंपनी के अंदर होना जरूरी है। कहां होना जरूरी बेटा? हर लिस्टेड कंपनी में होना जरूरी है। दूसरा क्या बोला? हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। मतलब ये प्रोविजन प्राइवेट पे नहीं लग रहा है, ये प्रोविजन किस पे लग रहा है? केवल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर, है ना। तो फिर बाद में नया रूल जोड़ा, रूल 8A। एंड रूल 8A में बोल दिया कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है उसकी पेड अप भी अगर कितनी है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसे केवल सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है। लिस्टेड कंपनी को तो पेड अप कैपिटल देखना ही नहीं, सबका रखना जरूरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर पेड अप कैपिटल, तो सारे केएमपी। और प्राइवेट कंपनी अगर, तो केवल कंपनी सेक्रेटरी। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है? जो कंपनी का चेयरपर्सन है ना, उसे ही एमडी या सीईओ नहीं बना सकते, या जो एमडी सीईओ है ना, वो कंपनी का क्या नहीं बन सकता है? चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो तो, है ना। पहला बोला अगर आर्टिकल में लिखा था कि हम दोनों सेम व्यक्ति को ही बनाएंगे तो हम कर सकते हैं। आर्टिकल में लिखा था एमडी ही चेयरपर्सन बनेगा, बन सकता है। फिर दूसरा क्या बोला? कंपनी क्या नहीं करती हो? मल्टीपल बिजनेस। क्या नहीं करती हो कंपनी? तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस करती थी और हर बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है कि इन कैटेगरी की कंपनीज के द्वारा क्या अपॉइंट किया जाएगा? चेयरपर्सन को, एमडी या सीईओ। तो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है? तो बोले पब्लिक कंपनी जिसका 100 करोड़ या ज्यादा का क्या हो? टर्नओवर, या सॉरी पेड अप कैपिटल, और 1000 करोड़ या ज्यादा का क्या हो? है ना, दोनों के बीच में एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई होना जरूरी है। पीसीबी 100 करोड़ या ज्यादा हो और टर्नओवर भी 1000 करोड़ उससे ज्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया बोलेंगे? फुल टाइम केएमपी कैसे अपॉइंटमेंट होगा? तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां रिजोल्यूशन पास करेंगे? बोर्ड मीटिंग। कैसे नहीं करेंगे? यहां लिखा है क्या? कहां लिखा हुआ है? 179 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था हमने, ये काम केवल बोर्ड मीटिंग में होंगे आरबीसी से। उसमें दिया है सेकंड लास्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ये समझ में आया? ये रूल 8 में भी दे दिया है, पावर टू अपॉइंट और रिमूव केवल कहां होगा? बोर्ड मीटिंग में। कैसे नहीं होगा? फिर एक पर्सन कितनी कंपनीज का केएमपी बन सकता है? तो एक ही का केएमपी बनेगा कि नहीं? हाँ, बट अगर किसी एक का और बनना चाहता है तो किसका बन सकता है? अपनी सब्सिडरी कंपनी का। किसका बन सकता है बेटा? सब्सिडरी कंपनी का वो बन सकता है। होल्डिंग कंपनी का बन सकते हो क्या? सब्सिडरी के बन सकते हो। ठीक है। फिर क्या दिया है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंपनीज। क्या मतलब है इसका? ये प्रोविजन चेंज होते रहते हैं, तो जो नए प्रोविजन के अकॉर्डिंगली है उनके हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को, है ना। फिर क्या बोला है? हाँ, तो हमने बोला था कुछ मैटर पर सारे डायरेक्टर की कंसेंट लगती है, ये उनमें से एक है। इसमें बताया है कि अगर हम ऐसे पर्सन को एमडी बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी एमडी है या मैनेजर है किसी एक ही कंपनी का, एक से ज्यादा का
अब हम भी अपॉइंट कर लेंगे तो मैक्सिमम कितने में हो जाएगा वो तो कर सकते हैं, बट हमारी कंपनी के बोर्ड मीटिंग के अंदर ऐसी कंसेंट ली जाएगी, वो भी कौन सी कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट, जिसका स्पेसिफिक नोटिस सारे डायरेक्टर्स को इश्यू होना चाहिए। ये चीज समझ में। फिर एमपी में अगर किसी तरह की क्या होती है वैकेंसी, कितने महीने में भरना है 6 महीने, समझ में आया। और अगर इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया कितनी पेनल्टी बताओ जल्दी से, हाँ याद करो जल्दी से, बोलो क्या है। तो प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करना है। क्लियर हो गया ये, हो जाएगा ये। अगला अगला क्या दिया है, कौन सा सेक्शन है ये 196, सारी कंपनीज पे लगता है, चाहे पब्लिक हो चाहे, और सब सेक्शन 1 यही बोलता है या तो कंपनी में एमडी होगा या क्या होगा, दोनों दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। फिर अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 5 साल बाद आप उन्हें अपॉइंट रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट कितने साल के लिए 5 साल। कूलिंग पीरियड देना है क्या, नहीं, 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है, रीअपॉइंटमेंट जब आप करोगे तो 5वां साल जब खत्म होने वाला उसके पहले के 1 साल में कर सकते हो, उसके पहले नहीं करना। फिर क्या बोला है, इन व्यक्तियों को एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाना है जो कितने से कम हो या कितने से ज्यादा हो, बट अगर वो 70 से ज्यादा का था और हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूवल ले लें तो बना सकते हैं, बट अगर स्पेशल पास ऑर्डिनरी पास हुआ था तो हम किसके पास पहुंच जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाएं इसका अपॉइंटमेंट करना कंपनी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तो कर लेना। फिर नेक्स्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को नहीं बनाना है, किसको नहीं बनाना है, उसने अपने क्रेडिटर के साथ पेमेंट सस्पेंड किया था उसको नहीं बनाना है, किसी भी ऑफेंस में अगर वो कहां गया था, जेल गया था तो भी नहीं बनाना है। हो जाएगा ये। चल अगला अगला क्या दिया है, हाँ तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या क्या कंप्लाई करेंगे, 196, 197, शेड्यूल 5, तो पहले कौन अप्रूव करेगा, फिर अप्रूवल के बाद क्या हुई थी जो शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेंगे, और अगर शेड्यूल 5 का पार्ट फर्स्ट कंप्लाई नहीं था तो किसकी अप्रूवल लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने से पहले 201 के अकॉर्डिंगली हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देंगे, है ना। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को MR2 में अप्लाई कर देंगे 90 दिन में परमिशन लेने के लिए। उसके साथ ही न्यूज़पेपर में क्या दी जाएगी, एक एप्लीकेशन जिसमें हम बताएंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्पस से अप्लाई कर रहे हैं, जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो वो अपने ऑब्जेक्शन प्रिस्क्राइब टाइम में गवर्नमेंट के पास क्या करवा दे, रजिस्टर्ड। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आओगे ना तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर ऐसा नोटिस पब्लिश करवाया जाएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। और जब हम MR2 में अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इस एडवर्टीजमेंट की कॉपी लगा दी जाएगी। ये चीज आपके समझ में, जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा ना उसमें हमें टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट की रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। और अपॉइंटमेंट के बाद कितने दिन में कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। ये समझ में आ गया। चल शेड्यूल 5 कल से स्टार्ट करते हैं अपन, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो जिगल स्टार्ट करें। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 जो है ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी पर नहीं। पहली चीज, शेड्यूल 5 जो है वो केवल एमपी पर लगता है, केएमपी पर नहीं। केएमपी में तो कौन कौन आएगा, सीए, वो तीनों तरह के सी आ जाएंगे, सीएस, सीईओ और सीएफओ, तीनों तरह के सी आ जाएंगे डायरेक्टर्स के अलावा, है ना। जबकि एमपी में कौन आता है, केवल एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो हम ये जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं शेड्यूल 5 वाले, ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मैनेजरियल पर्सन पर। और एक पब्लिक कंपनी के द्वारा अगर मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 5 भी कंप्लाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 5 में बेसिकली दो चीजों के बारे में बताया है, एक तो अपॉइंटी की क्वालिफिकेशन या यूं कह लो डिस्क्वालिफिकेशन, एंड दूसरा उसका रेम्यूनरेशन कितना रख सकते हैं। उन दो के बारे में डिटेल प्रोविजन कहां दिए हुए हमें, शेड्यूल 5 में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि शेड्यूल 5 का क्या कहना पड़ रहा है। तो शेड्यूल 5 कहता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी इन व्यक्तियों को अपना क्या नहीं बनाएगी, एमपी नहीं बनाएगी। एमपी नहीं बनाएगी मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट नहीं करेगी। पहला पॉइंट समझ में आया। किन किन को नहीं करेगी, तो एक पर्सन जिसे किसी भी ड्यूरेशन का क्या हुआ हो, इम्प्रिजनमेंट, भले एक दिन का ही क्यों ना हुआ हो, या 1000 से ज्यादा का क्या हुआ हो, फाइन हुआ हो, है ना। तो इन कितने तरह के एक्ट थे हमारे, 19 तरह के एक्ट जो थे, इन 19 एक्ट में से किसी भी एक्ट में अगर उसे क्या हुआ है, किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट या 1000 से ज्यादा का फाइन, तो फिर उसे क्या नहीं कर सकते, हम मैनेजरियल पर्सन नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम उसे मैनेजरियल पर्सन
तो किसकी अप्रूवल से? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से बना सकते हैं। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल क्यों लग रही है? क्योंकि शेड्यूल 5 हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट बताया है कि शेड्यूल 5 का पार्ट फर्स्ट अगर आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप किसके पास चले जाना? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगी तो आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा दूसरा हमने बोला उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21, और कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए? 70। तो छोटे बच्चों को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हो, बाबूजी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हम बाबूजी को अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, क्या बाबूजी को अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी? नहीं, आप स्पेशल रिजोल्यूशन से कर सकते हो। फिर टूट गया एक पॉइंट, कोफेपोसा। कोफेपोसा याद आया? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अकॉर्डिंगली डिटेन्ड भी हुआ था, अगर कोई भी व्यक्ति इस वापस से अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था? डिटेन, मतलब यार एक दिन के लिए भी अंदर भी हो गया था ना, भले उसे प्रॉपर्ली जेल नहीं भेजा था, कस्टडी में भी आ गया था ना, नहीं बना सकते। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसके पास चला जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर दे उसे? एग्जम्पशन, तो फिर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। क्या होना चाहिए वो? हाँ, रेसिडेंट इन इंडिया होना उसका जरूरी है। अब बोले रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है? तो एक पर्सन जो अपने अपॉइंटमेंट के पहले के 12 महीनों में, अपने अपॉइंटमेंट के कंटिन्यूसली उन 12 मंथ्स में उका रहा हो इंडिया, यहां इनकम टैक्स वाला 182 डेज नहीं लगेगा, ना ही अपना रेसिडेंट डायरेक्टर में भी अपन ने 182 डेज पढ़ा था वो भी नहीं लगेगा। यहां बोला है क्या कि जब आप उसका क्या कर रहे हो? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के पहले के क्या है जो उनमें कंटिन्यूसली वो कहा रहा है, एंड वो इंडिया आया था नौकरी करने के लिए या बिजनेस वोकेशन करने के लिए। इन दो में से किसी एक पर्पस से अगर एक व्यक्ति इंडिया में आता है और पिछले 12 महीने से वो इंडिया में ही रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया। इस पर्पस से, और किसी पर्पस से नहीं, केवल इस पर्पस से। ठीक है। फिर पार्ट सेकंड जो है वो हमें रेम्यूनरेशन के बारे में बताता है। पार्ट सेकंड किसके बारे में बताता है? बोले हम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं मैनेजरियल पर्सन को, है ना। तो रेम्यूनरेशन के रिलेशनशिप में एक कंपनी पर दो कंडीशन लगती है। एक तो वो कंपनी जिसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, क्या पे करने के लिए? रेम्यूनरेशन। दूसरा वो कंपनी जिसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, क्या पे करने के लिए? रेम्यूनरेशन। ठीक है। तो अगर हमारी कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, काहे के लिए है? रेम्यूनरेशन पे करने के लिए, तो हम कैसे रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं? और अगर हमारी कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है रेम्यूनरेशन देने के लिए, तो हम कैसे दें? अगर हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो हम शेड्यूल 5 के पार्ट सेकंड के सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली देना मतलब वो बोलता है 197 के अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली देना मतलब क्या हुआ? 197 क्या बोलता है? सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर 11% से ज्यादा नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जितनी भी डायरेक्टर हैं, सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं होगा? तो अगर हमारी कंपनी के पास प्रॉफिट है ना, हम प्रॉफिट के बेसिस पर रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं ना, तो शेड्यूल 5 का पार्ट सेकंड का सेक्शन फर्स्ट बोलता है 197 के अकॉर्डिंगली दे दे। 197 का ये कहना पड़ता है तेरे यहाँ जितने भी डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इवन मैनेजर भी जो है, सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन 198 के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। फिर अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, क्या मतलब? अरे लॉस हुए, या प्रॉफिट तो है बट वो उतना नहीं है जितना कि रेम्यूनरेशन बांटने के लिए जरूरी हो, इनएडिक्वेट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम शेड्यूल 5 के पार्ट सेकंड के सेक्शन सेकंड के अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। एंड वो बोलता है रेम्यूनरेशन आपको इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे देना है। किसके बेसिस पे देना है? उसके लिए भी दो आइटम दिए हैं, आइटम ए और आइटम बी। मतलब ए वाले प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, चाहे तो हम बी वाले प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। बी वाला प्रोविजन तब लगता है जब वो मैनेजरियल पर्सन हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता हो। प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है मतलब वो प्रमोटर नहीं है, वो शेयर होल्डर नहीं है, उसका कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो केवल उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के कारण अपॉइंट हुआ था यार, सीधी सीधी सी बात है। एंड अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं है तो कौन से पॉइंट में आ जाएगा? ए वाले पॉइंट में आ जाएगा। एंड ए वाले पॉइंट के लिए हमारे पास पूरी टेबल दी है, चले देख लेते हैं। तो पहला तो ये सेक्शन बस बोल रहा था 197 के हिसाब से, 197 में क्या बोला है? कितना परसेंट? 11% दे सकते हैं। किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन 198 के अकॉर्डिंग। फिर हमने बोला अगर प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हम सेक्शन सेकंड के हिसाब से देंगे। सेक्शन सेकंड में पहले ए वाला पॉइंट क्या बोलता है? अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या कितने से कम है तो ईयरली रेम्यूनरेशन जो है वो 60 लाख से ज्यादा नहीं होगा। मतलब मंथली कितना दे सकते हो? 5 लाख। ईयरली मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं? 60 लाख से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है। फिर दूसरा दूसरा क्या बोला है, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा बट 100 करोड़ से कम है तो ईयरली रेम्युनरेशन कितने से ज्यादा नहीं होगा, 84 लाख से ज्यादा नहीं होगा, है ना। फिर अगर कितने से ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा है बट कितने तक है, 250 करोड़ तक है, तो कितने से ज्यादा नहीं होगा, 120 लाख से ज्यादा नहीं होगा। और अगर 250 करोड़ से भी ज्यादा देना है या हमारी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से भी ज्यादा है तो 120 लाख प्लस कितना 0.01% हम इफेक्टिव कैपिटल का दे सकते हैं इन एक्सेस ऑफ 250 लाख, 250 करोड़। तो जैसे अगर 300 करोड़ था, कितना था अगर, हाँ मैं क्लास में हूं यार, दीपक एक तो ऊपर का एसी नहीं चल रहा, वो चलवा। हाँ ये चीज आई समझ में अपने को। तो जैसे हमारी इफेक्टिव कैपिटल कितनी है 300 करोड़, तो 250 करोड़ तक तो हम कितना दे सकते हैं 120, 300 250 के बीच का डिफरेंस कितना है 50, इसका कितना निकालेंगे 0.01%। ये समझ में आ गया। फिर अगर मेरी इफेक्टिव कैपिटल है 70 करोड़, कितनी है बेटा, तो कितना दे पाऊंगा 84, 84 लैक्स कितना दे पाऊंगा। बट अगर मुझे उससे ज्यादा देना है तो मैं क्या पास कर लूं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मैं ज्यादा भी दे सकता हूं। मुझे अगर इस टेबल से ज्यादा रेम्युनरेशन पे करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मैं ज्यादा भी दे सकता हूं, ठीक है। फिर बोल दिया है कि अगर वो साल भर से कम हमारे यहाँ काम करता है तो प्रोराटा बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा। मान लो 4 ही महीने काम किया और 70 करोड़ था तो साल के कितने बनते थे 84, तो महीने का कितना हो जाएगा 7 लाख। 4 महीने काम किया तो मैक्सिमम कितना दोगे 28। बट अगर मैं 28 से ज्यादा देना चाहता हूं तो मेरे पास तरीका है, मैं क्या पास कर लूं, स्पेशल रिजोल्यूशन दे दूं यार, ज्यादा क्या टेंशन उसमें। फिर बी वाला हमने बोला था कब लगता है, केवल जब प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, मैनेजरियल पर्सन कैसे काम कर रहा हो। तो देखें अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, बोले इसका मतलब क्या हुआ यार प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। कब मानेंगे, अगर उसका कंपनी की कैपिटल में कोई इंटरेस्ट ना हो। क्या मतलब, अरे यार उसने पैसे नहीं दे रखे हो कंपनी को, यार कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं कंपनी का उसके अंदर, होल्डिंग कंपनी में भी ना हो और सब्सिडरी में भी ना हो, डायरेक्टली भी ना हो और या स्टेचुटरी स्ट्रक्चर के थ्रू भी ना हो। मालूम पड़ा उसने कोई प्राइवेट कंपनी बना रखी है, उस कंपनी के थ्रू आप में शेयर खरीद रखे हैं, फिर आप बाद में बोलो कि कंपनी का और मेरा एग्जिस्टेंस तो क्या है अलग अलग, बोले होगा, बट यहां उसको भी कवर किया, स्टेचुटरी स्ट्रक्चर के थ्रू भी नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया अपने को। फिर क्या बोला है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, किसमें, डायरेक्टर में और प्रमोटर्स में। कौन सी कंपनी के डायरेक्टर, अपनी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के, एसोसिएट नहीं दिया यहां, है ना। पहली कंडीशन में तो ये उसका कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा वो रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए डायरेक्टर और प्रमोटर का, फिर पिछले 2 साल के अंदर वो कंपनी के अंदर अपॉइंटेड ना रहा हो। अच्छा ये इंटरेस्ट कब ना हो, पिछले 2 साल में नहीं होना चाहिए, 2 साल के पहले था तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। एंड उसके पास ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफिकेशन हो, एक्सपर्टीज हो, स्पेशल नॉलेज हो उस फील्ड में जिस फील्ड से रिलेटेड कंपनी है। क्लियर हुआ है। फिर अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है और उसके पास ESOS के अंदर शेयर्स थे, क्या मतलब, अरे यार कंपनी अपने एम्प्लॉयज को खुद से शेयर्स देती ना, तो अगर वो कंपनी का क्या है एम्प्लॉय और उसके पास 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक है ना, एंड वो शेयर्स उसने स्कीम में लिए थे ना, कौन सी स्कीम, जो ESOS या क्वालिफिकेशन शेयर्स के कारण लिए थे ना, तो क्या उसका कंपनी की कैपिटल में इंटरेस्ट हो गया, हाँ हो तो गया। बट अगर केवल वो कितने तक है 0.5% तक, एंड वो उसने ESOS में या क्वालिफिकेशन के कारण लिया है, तो फिर वो इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा और वो क्वालिफाइड माना जाएगा, आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ये चीज समझ में अपने को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, अब अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन सेकंड के अकॉर्डिंगली, सेक्शन सेकंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली, तो हमें कुछ और भी कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगी। क्या मतलब, चाहे आप ए के अकॉर्डिंगली दो रेम्युनरेशन, चाहे बी के अकॉर्डिंगली। बी के अकॉर्डिंगली कब, जब आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हो। प्रोफेशनल कैपेसिटी में कब माना जाता है, कैपिटल में कोई इंटरेस्ट ना हो, ना ही आप रिलेटिव हो, पिछले 2 साल में ना हो, कंपनी के भी, होल्डिंग, सब्सिडी। बट अगर आप एम्प्लॉय थे इस कारण आपने 0.5% तक शेयर रख रखे हैं, रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर अब उनके अलावा हमें ये कंडीशन भी कंप्लाई करना पड़ेगी, बोले रेम्युनरेशन को अप्रूव करवाना पड़ेगा, किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या कंपनी के अंदर का कौन है, तो एनआरसी से अप्रूव करवाओ कि यार हम इतना रेम्युनरेशन देना चाहते हैं। देन एनआरसी का तो काम ही यही होता है ना कि नए डायरेक्टर अपॉइंट करना और उनका रेम्युनरेशन फिक्स करना, तो बता यार उसकी परमिशन ले, है ना। फिर कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो, काहे के पेमेंट में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनसीडी के पेमेंट में या सिक्योर क्रेडिटर्स के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब यार खुद की ऑब्लिगेशन आप एकदम नीट एंड क्लीन चल रहे हो।
फिर अगर इनके पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया था तो इनकी क्या ले लो, प्रायर अप्रूवल। अगर इनके पेमेंट में क्या किया था आपने तो इनकी क्या ले लो, प्रायर अप्रूवल। मतलब ये लिख कर देते हैं यार भले डिफॉल्ट का हमें कोई दिक्कत नहीं, तू पे कर, बिंदास पे कर देंगे यार। बट इनकी प्रायर अप्रूवल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के पहले लेना है। इनकी प्रायर अप्रूवल कब लेना है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के पहले लेना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन एज द केस में भी जो भी है आपको पास करना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम कितने साल के लिए होगा, 3 साल के। कितने साल के लिए होगा, एंड क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस हो जाएगा, स्पेशल बिजनेस के साथ क्या लगाते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 4 हेडिंग में इंफॉर्मेशन देनी है। एक तो क्या इंफॉर्मेशन, इसमें कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन आती है, दूसरा अपॉइंटी की इंफॉर्मेशन जिसको अपॉइंट कर रहे हो, तीसरा क्या, अदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लॉस के रीजन विजन क्या थे ये सब बताओ, और ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। चलो नेक्स्ट दिया है सेक्शन 3। सेक्शन फर्स्ट तो क्या था, प्रॉफिट है तो 197 के हिसाब से दे दे। सेक्शन सेकंड क्या था, प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट है, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर देते। उसमें प्रोफेशनल वाला हो तो बी के बेसिस पर, प्रोफेशनल वाला नहीं हो तो ए के बेसिस पर देते। फिर ये 4 एडिशनल कंडीशन भी कंप्लाई कर लेना। सेक्शन 3 ये लगता है कि कंपनी के पास क्या नहीं है, प्रॉफिट, या प्रॉफिट तो है बट कैसा नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है। तो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम सेक्शन सेकंड में जो बताया है उससे भी ज्यादा रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हमारी इफेक्टिव कैपिटल कितनी ही क्यों ना हो, हम उससे भी ज्यादा रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, जो कहां बताया है, सेक्शन सेकंड के अंदर बताया गया है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। चलो देखें क्या कहा है। अब रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हैं हम लिमिट से ज्यादा पे कर रहे हैं, है ना, तो उसके रिलेशनशिप में हमें बोला है कि जो लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे हो रहा है, मतलब क्या है, जो एक्सेस रेम्यूनरेशन है, फिर से बोलो क्या हो रहा है, जो लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे हो रहा है ना। लिमिट से ज्यादा मतलब एक्सेस पे कर रहे हो ना। अरे भाई मेरी लिमिट थी 10 करोड़ की, मैं 12 दे रहा हूं, तो लिमिट ज्यादा मतलब 2 करोड़ एक्सेस हुआ ना। वो एक्सेस रेम्यूनरेशन कौन पे कर रही है, कोई फॉरेन कंपनी। वो एक्सेस रेम्यूनरेशन कौन पे कर रही है, कोई, या अगर फॉरेन कंपनी नहीं थी तो उस कंपनी ने जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले ली थी शेयर होल्डर की। अगर वो कौन सी कंपनी नहीं थी, फॉरेन कंपनी नहीं थी, तो उसने क्या करा था, जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले ली थी, किसकी, शेयर होल्डर की। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड वो कंपनी जो रेम्यूनरेशन पे कर रही है वो इस अमाउंट को मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट मान रही है। क्या मतलब, अरे यार उस फॉरेन कंपनी के खुद के भी मैनेजरल पर्सन होंगे ना, उसे अपने खुद के मैनेजरल पर्सन को भी रेम्यूनरेशन देना है ना, उसके ऊपर भी 197 लग रहा है ना। तो बोले वो 197 में खुद जितना रेम्यूनरेशन पे करती उसी लिमिट के अंदर पे कर रही है, बट उस लिमिट के अंदर वो अपने वाले मैनेजरल पर्सन को भी दे रही है और हमारे वाले मैनेजरल पर्सन को भी दे रही है। तो हमारे और उसके दोनों के मैनेजरल रेम्यूनरेशन को मिलाकर 197 की लिमिट में हम काम कर रहे हैं। तो जो टोटल अमाउंट वो फॉरेन कंपनी पे कर रही है हमारे मैनेजरल पर्सन को और उसके खुद के मैनेजरल पर्सन को, वो मिलाकर 197 की लिमिट के अंदर होना चाहिए। टोटल रेम्यूनरेशन वो जो दे रही है ना, किस किस को दे रही है, हमारे वाले को और अपने वाले को, तो वो मिलाकर 197 की लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो किसकी लिमिट में है तो फिर वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिया जा सकता है ना। वापस से लेना, सबसे पहले वो एक्सेस कौन पे कर रहा है, या तो अगर वो फॉरेन कंपनी नहीं थी तो, एंड वो जो अमाउंट पे कर रही है वो उसे ट्रीट कर रही है 197 में जो उसकी लिमिट थी मैनेजरल पर्सन की उसमें, एंड उसने जो टोटल अमाउंट पे किया है, टोटल अमाउंट मतलब हमारे वाले को और अपने वाले को मिलाकर जो टोटल अमाउंट दिया है वो किसकी लिमिट में होना चाहिए, 197 की लिमिट में होना चाहिए। और 197 की लिमिट में तो दे दे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो ए वाला पॉइंट समझ में आ गया। बी, बी वाले में क्या कहा है कि अगर वो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, क्या मतलब, अरे यार नई नई बनी है अभी, कितनी नहीं है, बोले 7 साल नहीं हुए हैं, तो 7 साल तक वो क्या कर सकती है, जितना रेम्यूनरेशन देना चाहे दे सकते हैं। कितने साल तक, कब से, इनकॉर्पोरेशन। फिर अगर वो एक सिक कंपनी है, सिक कंपनी मतलब कोरोना वायरस लग गया उसको, तो फाइनेंशियल वायरस लग गया उसको, फाइनेंशियली सिक है, पैसा नहीं है उसके पास, तो ऐसी सिचुएशन में उसके रिवाइवल या रिहेबिलेशन के लिए बीआईएफआर ने, किसने, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने क्या बनाई है, जो स्कीम बनाई है, क्या बनाई है, जो उस स्कीम के अकॉर्डिंगली कितने साल तक, 5 साल तक, उस स्कीम के अकॉर्डिंगली कितने साल तक आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगर रिजोल्यूशन प्लान बना है, कहां बनता है वो, आईबीसी में, अब तो आईबीसी पढ़ लिया ना, तो रिजोल्यूशन प्लान, हाँ एसबीसी में भी आईबीसी नहीं पढ़ा, हाँ। तो अगर 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 हम क्या बनाते हैं, रिजोल्यूशन प्लान, क्या बनाते हैं अगर हम
किसके अकॉर्डिंगली? आईबीसी के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैनेजरियल पर्सन को अगले 5 साल तक हम जितना रेम्यूनरेशन वो एनसीएलटी अप्रूव कर देता है, जितना रेम्यूनरेशन कौन अप्रूव कर देता है, उसके अकॉर्डिंगली हम पे कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट यही बोला है, बीआईएफआर ने जो भी रेम्यूनरेशन पे किया है, अप्रूव कर दिया है एनसीएलटी ने और बीआईएफआर ने, तो उनके अकॉर्डिंगली जितना रेम्यूनरेशन था उतना दिया जा सकता। बट हाँ, हमें वो जो 4 कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी थी, कौन सी? कि पहले एनआरसी या बोर्ड से अप्रूव कराओ, फिर ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जो कितने साल तक होगा? 3 साल तक होगा। ठीक है। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बकवास करो बहुत सारी। और एक और पॉइंट कौन सा था? हाँ, डिफॉल्ट नहीं किया हो, और अगर हमने डिफॉल्ट तो एनओसी ले लियो। वो 4 कंडीशन तो लगती ही है, उनके अलावा हमें ये और कंप्लाई करना पड़ेगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो किसी और कंपनी से रेम्यूनरेशन नहीं ले रहा हो, फिर हम खुद उसे लिमिट से ज्यादा दे रहे हैं, तो वो किसी दूसरी कंपनी से रेम्यूनरेशन नहीं ले रहा हो, केवल ए वाले पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि ए वाले पॉइंट में अलाउड था कि वो किसी फॉरेन कंपनी से या अदर कंपनी से क्या ले सकता था? रेम्यूनरेशन, तो वहां अलाउड था, बाकी नहीं। ठीक है। फिर क्या बोला है? ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी से आप एक सर्टिफिकेट लो। क्या सर्टिफिकेट लो? कि भाई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, या अगर डिफॉल्ट तो उनसे क्या ले ली है? एनओसी ले ली है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे ले लिया है, प्रायर अप्रूवल उनसे ले ली है, और वो प्रायर अप्रूवल जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पास करने के पहले ही ले ली थी। ये पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 4। अब बोले वो जो ऊपर आपने पढ़ा ना रेम्यूनरेशन इफेक्टिव कैपिटल वाला, बोले उनके अलावा ये और पेमेंट किया जा सकता है। उनके अलावा क्या कर सकते हैं हम? ये पेमेंट और कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कौन सा पेमेंट कर सकते हैं? तो परक्विजिट्स और अलाउंसेस दे सकते हैं। कौन कौन से पर्क्स दे सकते हैं? तो बोले पीएफ में कंट्रीब्यूशन, सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन, एनईटी में कंट्रीब्यूशन, जितना की कहां अलाउड था? इनकम टैक्स में, उतना दे सकते हैं अपन। दूसरा, ग्रेच्युटी दी जा सकती है, हाफ अ मंथ सैलरी से ज्यादा की नहीं होगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, और लिव इनकेशमेंट दिया जा सकता है। तो वो जो ऊपर लिमिट वाला रेम्यूनरेशन हमने पढ़ा ना, वो तो हम देंगे ही, उसके साथ ये परक्विजिट्स और दिए जा सकते हैं। ठीक है। फिर ये अलाउंसेस दे सकते हैं हम। पहला, बच्चा अलाउंसेस देंगे, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2 के लिए। कितना देंगे? 12,000 पर मंथ, या एक्चुअल एक्सपेंसेस उस बच्चे के नहीं, स्कूल के, विच एवर इज। फिर हॉलीडे पैसेज दिया जा सकता है, मतलब बच्चे कहाँ रहते हैं? इंडिया के बाहर, और वो इंडिया आ रहे हैं ना फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए, तो हम दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास का देंगे 2 साल में एक बार, और अगर इकोनॉमिक क्लास का है तो हर साल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड एलटीसी दे देंगे। क्या दे देंगे? एलटीसी बोले तो लीव ट्रेवल कंसेशन। क्लियर हुआ बेटा? फिर हमें बोला है, बोले यार ये इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? तो इफेक्टिव कैपिटल के लिए 7 चीजें ध्यान रखना है। 4 चीजों को प्लस करेंगे और 3 उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। किन किन चीजों को प्लस किया जाएगा? सबसे पहले क्या लेना है? पेड अप शेयर कैपिटल लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? जिसमें एक्सक्लूड कर देंगे किसको? शेयर एप्लीकेशन मनी को, और एडवांस अगेंस्ट शेयर, उनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फिर जो अमाउंट स्पा में रखा हुआ है, स्पा लेना बहुत जरूरी है, तो स्पा ले लेंगे अपन, है ना। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, कौन से वाले को छोड़कर? रिवलेशन रिजर्व को छोड़कर ले लेंगे, रिजर्व सरप्लस ले लेंगे रिवलेशन रिजर्व को छोड़कर। फिर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, डिपॉजिट्स है जो रीपेबल है आफ्टर 1 ईयर, उनको भी ले लेंगे, है ना। बट वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ड्यू, बैंक गारंटी पर, ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करें। इन 4 चीजों को प्लस करना है। पहला, पेड अप कैपिटल लेना है, बस उसमें एडवांस अगेंस्ट शेयर है, शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं लेंगे। दूसरा क्या है? स्पा ले लेंगे। तीसरा, रिजर्व एंड रिवोल्यूशन को छोड़कर। चौथा, लॉन्ग टर्म, तो जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा, उन्हीं को लेंगे, कम वालों को नहीं। इन 4 को जोड़ने के बाद ये 3 चीजें माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी? इफेक्टिव कैपिटल, है ना। किस किस चीज को माइनस करोगे? तो बोले अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हमारा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करें। बट अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और हमने दूसरी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, दूसरी जगह हमने क्या लगा रखा है? पैसा लगा रखा है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर देंगे। एंड क्या माइनस करेंगे? जो अभी तक हमने क्या नहीं किए हैं? राइट ऑफ नहीं किए हैं, उनको माइनस कर दिया जाएगा। इन 7 चीजों को एडजस्ट करने के बाद भैया जो अमाउंट आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कैपिटल। फिर उसे टेबल में फिट करके देख लो, और जितनी आपकी लिमिट बनती है उतना आप क्या पे कर दो? रेम्यूनरेशन पे कर दो। समझ में आया ये? फिर क्या बोला है? एनआरसी
जब अप्रूवल हम लेंगे, हमारी पहली कंडीशन यही थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी में अगर एनआरसी है तो एनआरसी से रेम्यूनरेशन अप्रूव करवाया जाए। तो जब एनआरसी क्या अप्रूव करेगा, तो एनआरसी इन चीजों को ध्यान में रखेगा। एनआरसी जब रेम्यूनरेशन अप्रूव करेगा तो कंपनी की क्या देखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन, फिर इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है, अपॉइंटी की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या परफॉर्मेंस सब देख लेगा वो, है ना। फिर क्या बोलेगा कि रेम्यूनरेशन पैकेज और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है दोनों में क्या एस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन, कनेक्टिविटी लिंक्ड होना चाहिए। मतलब हायर रेम्यूनरेशन ना हो, क्योंकि अगर हायर दे रहे हो बहुत तो वो कंपनी के लिए हार्मफुल है, और अगर लोअर दे रहे हो तो वो कैंडिडेट टिकेगा ही नहीं, वो आपकी कंपनी छोड़कर कहीं और चला जाएगा। ठीक है। फिर अगर एक मैनेजरल पर्सन दो कंपनियों के मैनेजरल पर्सन के रूप में काम कर रहा है, अगर एक पर्सन दो कंपनीज के मैनेजरल पर्सन के रूप में काम कर रहा है, तो फिर वो जो रेम्यूनरेशन लेगा वो दोनों से ले सकता है। बट दोनों से जो रेम्यूनरेशन लिया है उसका एग्रीगेट मिलाकर किसी एक की क्या है, जो हायर लिमिट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी एक की क्या है, जो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी का मैनेजरल पर्सन हो सकता है, हमने पढ़ा था, हो सकता है। तो रेम्यूनरेशन बोले एक से ले चाहे दोनों से ले। अब अगर दोनों से ले रहा है तो दोनों का रेम्यूनरेशन मिलाकर क्या नहीं होना चाहिए, किसी एक के हायर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पार्ट थर्ड बोलता है कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगी। फिर कंपनी सेक्रेटरी या ऑडिटर से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कि सारे प्रोविजन हमने कंप्लाई कर लिए हैं। ठीक है। और अगर प्रोविजन कंप्लाई तो किसकी अप्रूवल ली है, सेंटर पर। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एक, कौन से फॉर्म में हो जाएगा ये, चल। तो अगर ऊपर का प्रोविजन हम कंक्लूड करें तो शेड्यूल 5 का पार्ट सेकंड का सेक्शन थर्ड जो है वो क्या बताता है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस। क्या बताता है, कुछ जिसमें हम रेम्यूनरेशन लिमिट से ज्यादा दे सकते हैं। पहला क्या था, कोई अदर कंपनी या फॉरेन कंपनी वाला, और उसे वो अपने मैनेजरल में शामिल करे और टोटल मिलाकर लिमिट से ज्यादा ना। दूसरा क्या था, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी 7 साल, सिक्का वाली कंपनी 5 साल, आईबीसी वाली 5 साल, और अगर फिक्स किया है बीआईएफआर ने या तो जितना उन्होंने फिक्स कर दिया है वो। एंड जो रेगुलर कंडीशन थी वो तो कंप्लाई करनी है, ये कंडीशन भी कंप्लाई करना पड़ेगी। पहला, किसी और कंपनी से वो रेम्यूनरेशन नहीं लेगा, ए वाले पॉइंट को छोड़कर। फिर ऑडिटर से या कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट लेंगे कि किसी तरह का कोई डिफॉल्ट, और अगर कोई डिफॉल्ट तो उनका एनओसी ले। समझ में आया, ये हो जाएगा। चल नेक्स्ट। अब हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी के पास क्या है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, कंपनी के पास क्या है अगर, तो वो शेड्यूल 5 के पार्ट सेकंड के सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली दे सकती है। और फर्स्ट बोलता है किसके अकॉर्डिंगली दो। अब 197 क्या एरिया है वो हम देख रहे हैं। 197 एप्लीकेबल इस पर, मतलब प्राइवेट कंपनी कितना ही बांट सकती है रेम्यूनरेशन, उसे आस्क करने की जरूरत किससे, या 197 और शेड्यूल 5 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 197 बोलता है कि कंपनी के जितने भी मतलब एग्जीक्यूटिव और कौन है, सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर किसका, वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं हो। तो डायरेक्टर, मैनेजर, इन सबका, वो 3C शामिल नहीं लेकिन इसमें भी है ना, तो इन सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर क्या 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इस 11% में सिटिंग फीस को इंक्लूड नहीं किया है। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन सेक्शन 198 के अकॉर्डिंगली होगा, है ना। तो अगर कंपनी 11% तक तो दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी कितने से ज्यादा देना चाहती है तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल ले ले। कौन सा रेजोल्यूशन, कुछ लिखा नहीं है तो कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड क्या कंप्लाई करे, शेड्यूल 5। अगर 11% से ज्यादा रेम्यूनरेशन देना है ना, पूछ लो शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर हाँ कर दे दे यार, क्या टेंशन है, क्या रोता फिर रहा उसमें। शेयर होल्डर ने मना किया, मत करना, बदतमीजी नहीं देना फिर अपना। फिर क्या बोला है, ये 11% का डिवीजन जो रहेगा, बोलो क्या है, जो इसमें से एग्जीक्यूटिव को कितना दूं, नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना दूं यार। ये तो आपने बोल दिया 11% सारे डायरेक्टर का यार, तो मेरे को एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की लिमिट बताओ। तो बोल दिया है इस 11% की कैटेगरी है फर्दर, कि अगर मैनेजरियल पर्सन को देना है, किसको देना है, हु आता है मैनेजरियल पर्सन में, तो सबका मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं होगा, कोई एक है तो 5% ज्यादा नहीं, और एक से ज्यादा है तो सबका मिलाकर 10% से ज्यादा नहीं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर जो है तो उनका रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है कि कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नहीं है। अगर कंपनी में कौन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 1% होगा, बट अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो मैक्सिमम, बट अगर इससे ज्यादा देना है तो क्या पास कर लो,
स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके दे दो। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि कंपनी ने किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। और अगर क्या किया था कोई, तो क्या कर लिया हो, अप्रूव। तो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिक्योर क्रेडिटर है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है, इनके पेमेंट में कोई, और अगर कोई डिफॉल्ट तो क्या, प्रायर अप्रूवल। किसकी प्रायर अप्रूवल ले ली, समझ में आया ये? तो ये हमने 11% वाला नेट प्रॉफिट वाला, ये 11% से ज्यादा देना है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ये डिफॉल्ट कर लिया अपन ने, हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था 11% में किसको इंक्लूड नहीं किया है, सिटिंग फीस को। बोलो बच्चों, किसको इंक्लूड नहीं किया है? 11% में किसको इंक्लूड नहीं किया है, सिटिंग फीस को इंक्लूड नहीं किया अपन ने। हाँ? फिर रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट। और तो यार इसका तो तेरे को समझा दिया ना यार, क्या बार बार बोल रही है हमसे कि कहां से किसके हिसाब से देंगे, सेक्शन सेकंड के हिसाब से, सेक्शन सेकंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 5। उसमें ए वाला इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर, बी वाला प्रोफेशनल कैपेसिटी के बेसिस पर। फिर सेक्शन 3 क्या बोलता था, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एक था फॉरेन कंपनी वाला, फिर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी 7 साल, आईबीसी वाली 5 साल, सिक वाली 5 साल, और फिक्स किया है एनसीएलटी या बीआईएफआर में, तो जितना हो जितने समय के लिए फिक्स कर। ठीक है, 197 किस पे लगता है केवल, और ओवरऑल रेम्यूनरेशन मतलब सबका रेम्यूनरेशन मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं होगा, और 11% से ज्यादा देना है तो शेड्यूल 5 कंप्लाई कर लो। और इसमें से भी मैनेजरियल पर्सन का रेम्यूनरेशन कितने से ज्यादा नहीं, 5, सिंगल है तो 5, सब है मिलाकर तो 10, और नॉन एग्जीक्यूटिव का मैनेजरियल पर्सन है तो 1, नहीं है तो 3, ज्यादा देना है तो अप्रूवल ले लो। ठीक है, 11% में किसको इंक्लूड नहीं किया है, सिटिंग फीस को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, और ध्यान रखना कि आपने क्या नहीं किया हो कोई डिफॉल्ट। किसके पेमेंट में, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनसीडी एंड सिक्योर क्रेडिटर किया था तो उनकी क्या ले लो, परमिशन। हो जाएगा बेटा। चलो अगला, अगला क्या दिया है, तो आर्टिकल के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या हेडिंग है बोल के बताएं। अगर हम डायरेक्टर को किसी दूसरे नाम से भी रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे नाम से भी क्या पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, तो वो उसकी रेम्यूनरेशन की लिमिट में इंक्लूड करेंगे। मतलब आप उसको किस भी नाम से रेम्यूनरेशन दे दो, टोटल रेम्यूनरेशन मिलाकर 197 से ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी कैपेसिटी कैसी थी, प्रोफेशनल कैपेसिटी, एंड इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो फिर अलग से क्या दिया जा सकता है, रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। क्या हेडिंग है बोले, हाँ, तो सिटिंग फीस मैक्सिमम कितनी होगी, 1 लाख रुपए पर मीटिंग पर डायरेक्टर। ठीक है, फिर अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग सिटिंग फीस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, एंड आईडी और महिला डायरेक्टर की क्या होगी, जो सिटिंग फी वो दूसरे डायरेक्टर से कम नहीं होना, बराबर हो या ज्यादा। क्या है समझ में? अब अगर आपने क्या पे कर दिया है तो उससे वापस ले लो, कितने साल में, या कम टाइम पीरियड जैसा बताया, जब तक देता नहीं है तब तक माना जाएगा इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी होल्डर। फिर क्या है, नो वेवर ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन बाय कंपनी। अगर कंपनी एक्सेस रेम्यूनरेशन पे कर देती है तो उसकी रिकवरी छोड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं किया डायरेक्टर है, अपना ही डायरेक्टर है, चलो छोड़ देते रिकवरी, नहीं। अगर क्या पे किया है तो उसकी रिकवरी फिर बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना अपने को, केवल कौन सी कंपनी के, क्या बताना है, हर डायरेक्टर का रेशो, मीन मोड मीडियन वाला जो निकलते थे ना अपन वो, फिर कितना परसेंटेज इंक्रीज किया साल भर में रेम्यूनरेशन आपने, फिर मीडियन रेम्यूनरेशन क्या है, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना है, और रेम्यूनरेशन के बारे में दूसरी चीजें सब बता देना है, बकवास मत करना बस। फिर इन एम्प्लॉयज का पर्टिकुलर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है ना। बोलेंगे क्या बोला अपन ने, इन, आवाज नहीं रही, वापस से बोलो क्या बोला है, इन एम्प्लॉयज का पर्टिकुलर स्काई में दिया जाता है, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है। एक एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर काम कर रहा, मतलब पूरा साल उसने काम किया, और उसका रेम्यूनरेशन 1 करोड़ 2 लाख से कम नहीं था। 1 करोड़ 2 लाख मतलब 85 लाख, 8.5 लाख पर मंथ। हाँ लिख लो, मैं बता रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 8,50,000 पर मंथ। अबे ठीक है, मल्टीप्लाई करना है क्या तो कर लो बैठ के। फिर अगर वो पार्ट ऑफ द ईयर में था, कब था, अगर वो
तो फिर उसका एवरेज रेम्युनरेशन मिलाकर 8.5 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर वो थ्रू आउट द ईयर अपॉइंटेड था या पार्ट ऑफ द ईयर अपॉइंटेड था, अगर वो कब अपॉइंटेड था, थ्रू आउट द ईयर, या तो उसका रेम्युनरेशन अगर एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के रेम्युनरेशन से भी ज्यादा है, उसका रेम्युनरेशन अगर किससे ज्यादा है, एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनके रेम्युनरेशन से भी ज्यादा रेम्युनरेशन उसको पे कर रहे हो, एंड वो खुद अपने स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ मिलकर कम से कम कितने परसेंट की होल्डिंग रखता है, 2%, कम से कम कितने की होल्डिंग रखता है, उसकी इंटीमेशन भी दे देना। ठीक है, बोलो, बाकी का कुछ नहीं था। चले, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, क्या हेडिंग है बोल के बताओ। अब अगर डायरेक्टर की फ्यूचर में क्या आती है कोई भी लाइबिलिटी, किस कारण, प्रोविजन का क्या हुआ था, नॉन कंप्लायंट, बट उसने इंटेंशनली काम, फिर भी उसकी लाइबिलिटी आ रही है। जैसे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं हम, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होने के कारण हमारी लाइबिलिटी हो ही जाती है, भले हमने गलत तरीके से काम, बाद में जब कोर्ट में केस चल रहा है तो प्रूव करो कि हमने गलत काम नहीं किया था, तब का तब देखेंगे। तो एक एम्प्लॉय जिसने ऑनेस्टली काम किया, एक एम्प्लॉय जिसने, बट फिर भी क्या हुआ है, नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, मिसफियसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उससे कंपनी को क्या हो रहा है, तो उसका कंपनसेशन देना पड़ता है। तो क्यों ना हम इनकी लाइबिलिटी का क्या करवा लें, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ले लें, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, तो होगा क्या, इनकी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा कौन, फिर इंश्योरेंस कंपनी, और हमें पेमेंट, इनको भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बोले ले लें क्या, बोले ले लो, ले तो लें, बट इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करेगा। तो क्या प्रीमियम कंपनी पे कर सकती है क्या, बोले हाँ कंपनी पे कर दे, बट अगर कंपनी ने क्या पे की है तो क्या उसे रेम्युनरेशन का पार्ट मान लेंगे क्या, तो बोले अगर वो गिल्टी पाया जाता है उस ऑफेंस में, अगर वो क्या पाया जाता है तो उसे मान लेना, और अगर वो गिल्टी तो उसे रेम्युनरेशन का पार्ट मत मान, है ना। और ये तीनों सी के ऊपर भी लगता है, समझ में आ रहा है ये। फिर हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से भी रेम्युनरेशन रिसीव कर सकते हैं। इस बारे में लिखा है कि कोई पर्सन जो हमारी कंपनी का क्या है, डायरेक्टर, और हमारी कंपनी से क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है कि हमारी होल्डिंग या सब्सिडरी से क्या ले सकता है, रेम्युनरेशन ले सकता है, प्रोवाइडेड वो हमारी कंपनी से क्या ले रहा हो, कमीशन। हो जाएगा ये, तो पेनल्टी थी, बाकी तो नेक्स्ट क्या दिया है। हाँ, तो अगर फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस के कारण कंपनी की क्या आती है, कोई लाइबिलिटी आती है, और उनसे इनकी कंट्रीब्यूशन था और इनसे हमें क्या लेना है, कंपनसेशन, फिर कंपनसेशन हम रिकवर कर सकते हैं। रेम्युनरेशन वगैरह फिक्स कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मैं तो ऐसा कुछ समझने का है नहीं। अगला पॉइंट क्या बोला है, ये हटाया जा चुका है ना। फिर अगला क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेज। क्या हेडिंग समझ में आ रहा है इससे, लॉस ऑफ ऑफिस का हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन, मतलब जो मैनेजरियल पर्सन है, ये केवल किस पे लग रहा है, कल हमने 191 देखा था, उसमें भी कंपनसेशन था, बट उसमें सारे डायरेक्टर आ रहे थे, इसमें केवल, एंड वहां जो हम कंपनसेशन ले रहे थे वो किस कारण से था, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है अंडरटेकिंग ट्रांसफर करने के कारण या शेयर ट्रांसफर करने के कारण हुआ था, है ना। यहां की सिचुएशन अलग है, यहां की सिचुएशन क्या है, अलग। चले देखते हैं क्या सिचुएशन दी है, सबसेक्शन 1 पढ़ें क्या है। तो डायरेक्टर कितने तरह के हो गए, कौन कौन से, तो पहला तो उन्होंने बोल दिया है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको तो कोई कंपनसेशन देना ही नहीं, किसको, क्या नहीं देना है कोई भी, मतलब किसको दे सकते हैं, अगर आगे की कंडीशन पूरी होती है तो, और बोले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी इन केसेस में कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, कौन से डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी इन केस में कोई कंपनसेशन नहीं मिली। पहला, अगर डायरेक्टर को हटाया गया था क्योंकि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया था, उसने क्या कर दिया था, खुद ही, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी का क्या हुआ था, अमलगमेशन या मर्जर हुआ है, और जो नई कंपनी बनी है उसमें उसे जॉब दे दी हमने, क्या बनी है जो, उसमें उसे क्या दे दिया हमने, तो हमारी कंपनी से फिर कोई रेम्युनरेशन, कोई कंपनसेशन नहीं मिले। दूसरा, वो क्या कर दे, खुद से ही छोड़ के चला जाए, अब खुद जा रही है तो काहे का कंपनसेशन देना, उल्टा ले लेंगे अभी तो हम। फिर तीसरा क्या बोला है कि उसकी मेहरबानी के कारण, वो 167 के कारण ऑफिस वेकेंट हुआ, 167 क्या था, वेकेशन ऑफ ऑफिस, फिर उसकी मेहरबानी से कंपनी का क्या हुआ है, वाइंडिंग अप, बोलो बच्चों क्या हुआ है, वाइंडिंग अप हो गया है उसकी लापरवाही के कारण, है ना। फिर वो काय का दोषी पाया गया, फ्रॉड का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का,
नेग्लिजेंस का, या उसने खुद इंस्टिगेटेड किया था, प्रोवोक किया था, उकसाया था, पार्टिसिपेट किया था उसे हटाने में। ठीक है, तो इन सिचुएशन में उसे क्या पे नहीं किया जाएगा? कॉम्पनसेशन। वापस से बोलो, इन सिचुएशन में उसे क्या पे नहीं करेंगे? मतलब इनके अलावा सिचुएशन है तो कॉम्पनसेशन दे सकते हैं क्या? बट मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कितना होगा? तो बोले दो चीजें देखनी है अपने को। क्या क्या देखना है आपको? एक तो हमें ड्यूरेशन चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का दें। बोलो बच्चों, एक तो हमें क्या चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का कंपनसेशन पे करें, एंड दूसरा क्या चाहिए? रेट, कि किस रेट से क्या पे किया जाए? कंपनसेशन। फिर से बोलो, एक तो हमें क्या चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का क्या पे करें? कंपनसेशन। एंड दूसरा हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए कि किस रेट से क्या पे किया जाए? कंपनसेशन पे किया जाए, है ना। तो हमें इसके लिए ये दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक होता है एक्सपायर्ड ड्यूरेशन, एक होता है अनएक्सपायर्ड ड्यूरेशन। बोलो, एक तो क्या होता है? एक क्या होता है? एक्सपायर्ड ड्यूरेशन मतलब जितना ड्यूरेशन वो काम कर चुका है। अनएक्सपायर्ड मतलब अभी ये बचा था और उसके पहले हमने उसे भगा दिया। ये बचा था और उसके पहले हमने उसे भगा दिया। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड ड्यूरेशन या 3 साल, विच एवर इज लेस। तो जैसे शर्मा जी को कितने साल के लिए अपॉइंट किया? 1 साल बाद ही उन्हें हटा दिया हमने, तो 1 साल तो क्या हो गया? रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड ड्यूरेशन कितना है? तो 4 साल और 3 साल, दोनों में से कम क्या है? तो मैक्सिमम कंपनसेशन कितने साल का होगा? 3 साल। बोले रेट कैसे निकालेंगे? बोले एवरेज निकालेंगे, एक्सपायर्ड ड्यूरेशन का और 3 साल, विच एवर इज लेस। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? कंपनसेशन। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, कितनी बड़ी? हाँ, एक तो कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी, उसे क्या करवाना जरूरी है? सेक्रेटरी। किससे? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। दूसरा, अगर वो कौन सी कंपनी है तो उसकी पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे आप, या टर्नओवर, तो करवाना जरूरी है। तीसरा क्या बोला? एवरी कंपनी। अब यहाँ एवरी कंपनी में प्राइवेट भी आ जाएगी, पब्लिक भी आ जाएगी। मेंशन किया क्या कौन सी है? दोनों आ जाएगा। तो कोई भी कंपनी जिसने बैंक से क्या ले रखा है? लोन, कितना? 100 करोड़ या उससे ज्यादा का, कितने का लोन ले रखा है? तो करवाना पड़ेगा। ये चीज आई समझ में? चले, सेक्रेटरी ऑडिट करेगा कौन? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो वो जो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट है वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनेक्स कर दी जाती है। बोर्ड रिपोर्ट जो हम कौन से सेक्शन में बना रहे हैं उसके साथ जोड़ देते हैं उसको, उसी का पार्ट माना जाता है वो, है ना। एंड MR3 में किसको फाइल करेंगे? रोजी एंटी को फाइल कर देंगे अपन। वो जो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको फाइल करेंगे? कौन से फॉर्म में? MR3 में, है ना। फिर जब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हमारे यहाँ क्या करने आया है, हाँ, तो हमें उसे सारा असिस्टेंस एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है? करनी पड़ेगी। फिर अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है या क्वालिफिकेशन थी या रिजर्वेशन था तो हमें उसका क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन। क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उसको, है ना। और अगर प्रोविजन का आपने क्या कर दिया है, पेनल्टी लगेगी, ये याद कर लेना, पेनल्टी। फिर फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी याद कर सकते हो, तो उसमें समझाना कुछ नहीं है। और KMP खत्म। 10 मिनट का ब्रेक।